जो बैटरीज हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दो टाइप का होता था, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल हम डिटेल में अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से हम देखें तो एनोड जो है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल में इसके अपोजिट हो जाता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और मीडियम को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एनोड जो है पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव चार्ज एनायन मूव करेगा, और जो कैथोड जो है ये निगेटिव है इस पर पॉजिटिव चार्ज कैटायन मूव करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें जो सोर्स हम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उसको, तो ये हमेशा डीसी वोल्टेज होना चाहिए। एनसीईआरटी में गिवन है कि डीसी वोल्टेज होना चाहिए, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है और बहुत अच्छे से इस सेशन में जो क्वेश्चन एक कोचिंग के टेस्ट में आया हुआ था। देखो तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है क्यों हम डीसी वोल्टेज को ही यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि हम आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मूव करते हैं अपने अपोजिट पोल पे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा निगेटिव इलेक्ट्रोड पे और निगेटिव चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड जो है ये फिक्स्ड रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा फिक्स हो। अगर हम यहाँ पे एसी वोल्टेज यूज़ कर लें तो पोलैरिटी हर फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगा, तो फिर जो आयंस कन्फ्यूज हो जाएंगे, इधर जाएँ या इधर जाएंगे। तो इसीलिए हम डीसी वोल्टेज यूज़ करते हैं ताकि जो पोलैरिटी हो फिक्स्ड हो, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव हमेशा रहे, जो निगेटिव है हमेशा निगेटिव रहे। इसलिए फिक्स्ड पोलैरिटी के लिए हम डीसी वोल्टेज यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगर हम एनसीईआरटी की अब लाइन टू लाइन पढ़ें तो पहले देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज को यूज़ करते हैं ताकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा पाए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट दे रहा है कि हम केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस को यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेटलर्जी जो चैप्टर था कि अब तो रिमूव हो चुका है सिलेबस से, तो उस चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कैसे हम प्यूरिफिकेशन कराते हैं किसी भी मेटल का इस प्रोसेस से। ठीक है, देखो और यहाँ पे एनसीईआरटी ने दे रखा कि डीसी वोल्टेज हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं मैंने बता दिया आपको। देखो अगर हम जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो इम्प्योर कॉपर है, जैसे एग्जांपल में एनसीईआरटी ने दे रखा है कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस, तो इम्प्योर जो कॉपर होगा उसको हम एनोड पे रखेंगे, जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव होगा, और जो प्योर कॉपर है उसका थिन स्ट्रिप हल्का सा कैथोड के ऊपर रखेंगे जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। अब होगा क्या कि एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा यानी कि कॉपर जो है Cu+2 आयंस में टूटेगा, और ये Cu+2 आयंस आके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये Cu+2 आयंस जो है वापस आके अपने जो प्योर स्ट्रिप है कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से जितने भी इम्प्योर कॉपर हैं उस पे से कॉपर आयंस आके और इस पे जो हमारे कैथोड हैं यानी कि प्योर कॉपर स्ट्रिप है उस पर डिपॉजिट होगा और इस पे से डिजॉल्व होगा। तो इस तरह से हम प्यूरिफिकेशन करते हैं कॉपर का। ठीक है, अगर पूछे क्वेश्चन में कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हम प्यूरिफिकेशन करते हैं किस किस मेटल का, तो एक तो कॉपर हो गया, दूसरा सोडियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम, यानी कि कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इन चारों का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं लार्ज स्केल पे बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट दे रखा है कि सोडियम और मैग्नीशियम मेटल को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड। क्लोराइड से ऑब्टेन करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम को, और एल्युमिनियम का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इनके क्रायोलाइट से। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। तो एल्युमिनियम को ऑब्टेन करते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से क्रायोलाइट के प्रेजेंस में, और सोडियम और मैग्नीशियम को ऑब्टेन करते हैं इनके फ्यूज्ड क्लोराइड से। तो बहुत ही अच्छे से इसको आप रीड डाल लो, इतना ही है बस। ठीक है, अब देखो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ना है तो दो इसमें पढ़ना है। पहले है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि क्वांटिटेटिव पढ़ना है कि कितना इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, कितना एक्सटेंड तक हुआ, और दूसरा पढ़ना है क्वालिटेटिव, यानी कि क्या किसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, कितना हुआ, फिर पढ़ना है किसका हुआ। तो जो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इसमें फ्राडे का लॉ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। ठीक है, तो पहले हम एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसको डीप में से पढ़ेंगे, इससे अच्छा क्वेश्चन आता है। और फर्स्ट लॉ पे तो और सेकेंड लॉ पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, तो वो भी साथ में देखते चलेंगे। पहले यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये है कि अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, यानी कि कितना कोई भी अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा वो डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं। देखो समझ में आएगा अभी, देख लो। पहले ये समझ लो कि 1 फैराडे क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन
1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम 1 फराडे बोलते हैं, और ये चार्ज कितना होगा, 96,500 कूलम होगा। ठीक है, तो 1 फराडे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन भी नहीं होगा लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए इसको। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। देखो पहला जो लॉ है फराडे का ये है कि मास डिपोजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कितना मास डिपोजिट होगा ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर हमारे। ठीक है, अगर आपने हल्की फिजिक्स पढ़ी होगी तो पता होगा कि हम चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई टी लिखते हैं, यानी कि करेंट इंटू टाइम टेकन। ठीक है, इसे हम चार्ज इजिली फाइंड कर पाएंगे। तो इस बेसिक फॉर्मूला को आप याद रहना चाहिए बिल्कुल। चार्ज अगर पूछेगा तो हमेशा चार्ज गिवन कभी नहीं देगा, तुमको करेंट देगा और टाइम देगा, कितने टाइम के अंदर कितना करेंट है, वहाँ से आपको चार्ज फाइंड करना होगा। ठीक है, सो मास डिपोजिटेड इक्वल टू चार्ज, और चार्ज को लिख देंगे आई इंटू टी, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखो 2 टाइप का यहाँ पे टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी से कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और फिर सेकंड देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी, 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी कितना अमाउंट डिपोजिट होगा, ये है ग्राम इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये पता करते हैं 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी कितना डिपोजिट हुआ, और 1 फराडे से जो डिपोजिट होता है उसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम इतना यूज़ तो नहीं करते हैं बस, लेकिन इसमें जितने भी टर्म्स है वो आपको आने चाहिए, ये आप पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी इस जो फर्स्ट लॉ पे इससे जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे, जो मैं प्रॉपर आपको बताता हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन इसी मेथड से किए थे कि जो मतलब इस फॉर्मूला के बिना यूज़ किए हुए यूनिटरी मेथड से, और ये बहुत अच्छा अप्रोच है, आपका कभी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं इसको अप्रोच करूँगा कि आप फार्मूला से ना जाके यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन करो जो फर्स्ट लॉ पे आते हैं, फराडे फर्स्ट लॉ से। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं आपको कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिट व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। अब देखो यहाँ पे आपको चार्ज गिवन नहीं है, करंट गिवन है और टाइम गिवन है, तो चार्ज आपको खुद से फाइंड करना होगा यहाँ पे क्यू इक्वल टू आई टी से। ठीक है, कॉपर को फाइंड करना है, किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट का कर रहे हैं, वो भी एक्वस, यहाँ पे एक्वस है, मोल्टेन है, आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो पहला मेरा स्टेप होता है, पहला फर्स्ट स्टेप है कि राइट दी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, जिसका भी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उसका पहले तो रिएक्शन लिख दो। तो हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट ब्रेक कर जाएगा अपने आयंस के अंदर Cu+2 और SO4-2 के अंदर। तो पहला स्टेप मेरा ये हो गया। सेकंड स्टेप है कि जो भी हमको फाइंड करना है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, या रिडक्शन होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसको लिखो। तो यहाँ पे हमको कॉपर का फाइंड करना है, तो कॉपर आयन जो है Cu+2 के फॉर्म में है, तो ये इसका यहाँ पे रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके तो कॉपर फॉर्म होगा, यानी कि इसका हमको रिडक्शन हाफ लिखना था, तो रिडक्शन हाफ हमने लिख दिया। देखो ध्यान से, इस आगे एनसीईआरटी में गिवन भी है कि इससे हम स्टोसियोमेट्री कोएफिशिएंट से फाइंड करते रिलेशन। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। ठीक है, चाहे क्वेश्चन आप कैसे भी करो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम रिएक्शन देख के डिटरमाइन करते हैं कि कितना चार्ज यूज़ हुआ होगा, आगे एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो पता लगता है कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है। और हम बोले थे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज होता है उसको हम 1 फराडे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 2 फराडे से 1 मोल कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है, बस कुछ नहीं करना है। अब देख लो, 2 मोल फराडे से 1 मोल कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 63.5 ग्राम कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 × 96,500, 2 फराडे है यानी कि 2 × 96,500 से डिपोजिट हो रहा है मेरा 63.5 ग्राम कॉपर। फिर यहाँ पे जो चार्ज दे रखा था तो वो यहाँ पे यूनिटी मेथड यूज़ करना है। फिर 1 कूलम से कितना डिपोजिट है वो फाइंड कर लो, और फिर 5 × 1 आवर, यानी कि हम यहाँ पे इसको एसआई यूनिट में लिखेंगे तो सेकंड के अंदर फाइंड करेंगे, यानी कि 5 × 3600 सेकेंड, यानी कि इतने कूलम में कितना चार्ज डिपोजिट होगा। बस इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इस स्टेप से क्वेश्चन करो जो फराडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, तो आपको बिना किसी गलत का और बहुत फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा, और फील आएगा आपको कि हाँ कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी मेथड से करो। ठीक है, नेक्स्ट जो फराडे सेकेंड लॉ है, देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा लेंथी दे रखा है, सिंपल में समझ लो। फराडे सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। सिंपल समझ लो कि अगर हम कॉपर सल्फेट
और मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा या कितना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करता है इसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। तो ये यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव होता है कि मास ऑफ द कॉपर अपन मास ऑफ द जिंक इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर अपन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द जिंक। तो इसको यूज़ करना है और आप इजीली फाइंड कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। सो ये है सेकेंड लॉ, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे। सो नेक्स्ट आप दे रखा है सिंपल सा वही चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू IT। फिर हम इस मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ ऑक्सीडेशन के अंदर या रिडक्शन के अंदर, ये डिपेंड करता है स्टोसियोमेट्री जो हम खुद देख के आए ऊपर। जैसे ये रिएक्शन देखें हम, तो 1 मोल सिल्वर की फॉर्मेशन के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 फराडे में कितना कूलम होता चार्ज होता है, 96,500 कूलम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये है, इस रिएक्शन को देखो और बताओ कि 1 मोल मैग्नीशियम के लिए कितना हमको चार्ज चाहिए, यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फराडे चार्ज। 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज चाहिए, 3 फराडे चार्ज चाहिए। तो आप रिएक्शन देख के बता सकते हो कि कितना चार्ज या कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, अब देखो ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ऊपर जो हम पढ़े ये था क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, अब है क्वालिटेटिव है। देखो यहाँ पे ये है क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, किसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको देखेंगे। पहला ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये डिपेंड करता है हमारा पहला नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, किस टाइप का मटेरियल का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सेकंड जो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड, ठीक है, किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। देखो 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है इनॉट इलेक्ट्रोड, एक होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इनॉट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एग्जांपल क्या होगा, प्लेटिनम और गोल्ड, ये दोनों जो है इसको हम बोलते हैं इनॉट इलेक्ट्रोड। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दे रखा हो या गोल्ड इलेक्ट्रोड दे रखा हो, समझ जाना कि ये इनॉट इलेक्ट्रोड है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा कैलकुलेट करने में और फिर प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म होगा। अर्थात ये भी याद कर सकते हो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। देयरफॉर जो प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोलिसिस का वो डिपेंड करता है मतलब कि रिएक्टिव है या इनॉट कंपाउंड है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस का, तो एक और लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये डिपेंड करता है डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग स्पेसिस के ऊपर, कि जो इलेक्ट्रोलिसिस का हमारा प्रोडक्ट क्या होगा ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑक्सीडाइजिंग स्पेसिस प्रेजेंट है, किस टाइप का रिड्यूसिंग स्पेसिस प्रेजेंट है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर, और उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। तो बस इसको आप एक बार देख लो, याद कर लो कि माइंड में रहना चाहिए एग्जाम में आए तो कि हाँ जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे दे रखा है क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। आपको बहुत सारे देखिए आप कोचिंग के मॉड्यूल के अंदर या मतलब बहुत बड़े HOD के नोट्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल मिल जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस का, कि आप प्रोडक्ट बताओ कि किसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या रिएक्शन डिटरमाइन करो। तो NCERT में बस 2 दे रखा है, हम 2 को ही अगर अच्छे से याद कर ले तो मैक्सिमम चांस है कि इसका ही क्वेश्चन आएगा, और अभी तक इसका ही आया हुआ है, ठीक है। तो आप बाकी याद करो या ना करो, लेकिन इसको तो 100% याद करके जाओ। और याद रखो इस बार बहुत सारे चैप्टर रिमूव हो चुके हैं NCERT से, तो जो बचे हुए चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले यहाँ पे NCERT में दे रखा है कि मोल्टेन NaCl, देखो NCERT में दे तो रहा है लेकिन इतना कंजस्टेड में दे रखा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया है और उसको आप साथ में नोट करते चलना, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोलिसिस फाइंड करना है हमको मोल्टेन NaCl का। अगर हम मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा, देखो NaCl है यानी कि मोल्टेन फॉर्म में है, तो इसमें 2 आयंस बस होंगे Na+Cl-। Na+ जो है ये केटायन में आएगा, Cl- एनायन में आएगा, ठीक है। जो केटायन है ये कैथोड पे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज केटायन जो है नेगेटिव चार्ज कैथोड पे अट्रैक्ट होगा, वहाँ पे उनका रिडक्शन होगा और Na+ इलेक्ट्रॉन Na का फॉर्मेशन होगा। जो Cl- है ये एनायन होता है, नेगेटिव चार्ज एनायन पॉजिटिव चार्ज एनोड पे इलेक्ट्रोड होगा और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पे जो है ये Cl2 क्लोरीन गैस का रिलीज होगा और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा और सोडियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि मतलब NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे अगर मोल्टेन फॉर्म में तो क्या ऑपरेंट होगा, सोडियम और क्लोरीन गैस, सिंपल सा है। लेकिन अगर सेम हम पूछे कि अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं
तो किसका फॉर्मेशन होगा। अब देखो पहले तो NaCl है तो सोडियम Na प्लस और Cl माइनस आयन फॉर्म होंगे ही होंगे, साथ में एक्वस कंडीशन है यानी कि इसमें H2O एक्वस प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि इसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन भी फॉर्म होंगे। तब यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि हम किसको प्रायोरिटी दें, एनोड पे कौन जाएगा कैथोड पे कौन जाएगा, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं एनोड के ऊपर। ये तो पता है ना कि एनोड जो है ये पॉजिटिव होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज एनायन ही अटैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज एनायन हैं, OH माइनस और Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस। अब देखो Cl माइनस और OH माइनस, पहले ये बताओ एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका SRP कम होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो हम उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पढ़े थे, जो हम पहले वीडियो में देखे हुए थे, तो वहाँ पे जब आप देखोगे तो वहाँ पता चलेगा कि जो क्लोरीन Cl माइनस और OH माइनस, इसमें OH माइनस का SRP ज़्यादा होता है और Cl माइनस का SRP कम होता है। तो जिसका SRP कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस दोनों में से हम किसको प्रायोरिटी देंगे, Cl माइनस को देंगे प्रायोरिटी, क्योंकि इसका ही ऑक्सीडेशन ईजिली होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिसका SRP कम उसका ऑक्सीडेशन होगा। देखो अगर आपको उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद नहीं है तभी काम चल सकता है, आप याद कर लो। एक ही तो एग्जांपल है बस, इसमें याद कर लो कि हाँ एनायन जो है एनोड पे कौन जाएगा, Cl माइनस नहीं जाएगा, OH माइनस नहीं जाएगा, Cl माइनस जाएगा, ठीक है। और फिर कैथोड का भी याद कर लेना। तो अगर हम Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होगा, Cl2 का फॉर्मेशन होगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगा एनोड के ऊपर, ठीक है। अगर हम यही बात डिटरमाइन करें कैथोड के लिए, तो कैथोड पे क्या है, केटायन का फॉर्मेशन होगा, केटायन जाएगा। केटायन में दो हैं, H प्लस और Na प्लस, ठीक है, H प्लस और Na प्लस। अब कैथोड पे क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। तो जिसका SRP ज़्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा अच्छा रिडक्शन होगा। तो अब यहाँ पे फिर से आपको याद करना था, लेकिन याद ही कर लो कि H प्लस का ज़्यादा SRP होता है Na प्लस से, ठीक है, H प्लस का ज़्यादा SRP होता है Na प्लस से, इसीलिए इसका रिडक्शन होगा और ये कैथोड पे जाएगा। सो इसका अगर हम रिएक्शन लिखें तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन चूंकि ये एक्वस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है तो ये यहीं पे नहीं रुकेगा, यहाँ पे H2O जो है ये भी H प्लस OH में सेलिब्रेट किया होगा, और फाइनली जो रिएक्शन हमारे कैथोड के ऊपर फॉर्म होगा ये होगा H2O प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा H2 प्लस OH माइनस। और हमारा एनोड के ऊपर ये फॉर्म रिएक्शन हुआ था, जो कि यहाँ पे NCERT में बस अब बीच का छोड़ दो, लेकिन लास्ट में फाइनली यहाँ पे ऐड कर दो कि एनोड पे हमारा Cl माइनस प्लस Cl2 का फॉर्मेशन होगा, कैथोड के ऊपर H2 गैस रिलीज होगा प्लस OH माइनस फॉर्मेशन होगा, और जो नेट रिएक्शन होगा उस दोनों को हम ऐड करके लिख सकते हैं यहाँ पे। और देखो एक बात आपको सारे तो अब देख लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये है कि OH माइनस का फॉर्मेशन होता है। जब भी नेट रिएक्शन लिखते हैं तो OH माइनस का फॉर्मेशन होता है, और इस कंडीशन में pH जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अगर लगातार इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड करें तो OH माइनस बढ़ते रहेगा और फिर रिएक्शन का pH जो है इंक्रीज़ करते रहेगा। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस कंडीशन में इट्स pH इंक्रीजेज एंड रिजल्ट इन सॉल्यूशन बिकम अल्कलाइन। तो जैसे जैसे इस ये मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl कराएंगे तो जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा pH जो है इंक्रीज़ करेगा और रिएक्शन जो है और अल्कलाइन होगा, क्योंकि रिएक्शन में OH माइनस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो अच्छे से आप देख लो कि मोल्टेन NaCl से क्या फॉर्म होगा, ये तो बहुत इजी था, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी के लिए। और एक्वस NaCl में हम किसको किसको प्रायोरिटी देंगे और कैसे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखो बैटरी जो है दो टाइप का बैटरी है, पहला है प्राइमरी बैटरी, फिर सेकेंडरी बैटरी। देखो प्राइमरी बैटरी ऐसा बैटरी जो कि नॉन चार्जेबल है, जिसको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते, दुकान से लेके आए यूज़ किए खत्म, कुरियर में बिक दो उसको। सेकेंडरी बैटरी जो है चार्जेबल बैटरी है, यानी कि उसको बार बार चार्ज करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे। तो प्राइमरी बैटरी में पहला जो एग्जांपल है लेकेनिक सेल बोल लो या ड्राई सेल बोल लो, ये जो है ड्राई सेल है। दूसरा हो गया मरकरी सेल, जिसको हम घड़ी में यूज़ करते हैं, वॉचेस के अंदर यूज़ करते हैं, रिमोट में यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया मरकरी सेल ये वाले, और ड्राई सेल ये। तो ये दोनों हो गए प्राइमरी सेल्स जो कि नॉन चार्जेबल होते हैं। सेकेंडरी में हो जाएगा जो लीड स्टोरेज बैटरी या लिथियम स्टोरेज बैटरी, ये होते हैं जिसको इन्वर्टर में यूज़ करते हैं, कार में यूज़ करते हैं, वो सारे हो गए। तो सेकेंडरी चार्जेबल बैटरी हो गया लीड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो पहले तो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल रटनी ही है आपको, उस आप समझ के कुछ नहीं कर सकते, उनको रटना है। तो इसलिए आप ध्यान दो, जो समझने वाला प्रॉपर समझेंगे और जो रटने वाला उसको साथ में रटते चलेंगे, ठीक है।
देखो पहले ये है कि जो बैटरीज हैं केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो रिडॉक्स रिएक्शन से कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। आइडियल बैटरी किसको बोलेंगे? जो लाइट होगा, कॉम्पैक्ट होगा और वोल्टेज जो है कांस्टेंट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। वोल्टेज शुड नॉट वेरी ड्यूरिंग इट्स यूज़। ये ऐसा नहीं है कि अभी हम ड्राई से लेके आए तो अभी कुछ और वोल्टेज दे रखा है, कल कुछ और वोल्टेज देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसको बोलेंगे आइडियल बैटरी। ठीक है, अब देखो पहला है हमको प्राइमरी बैटरी पढ़ना है, उसमें पहले पढ़ना है ड्राई सेल के बारे में, यानी कि लैग्निक सेल के बारे में। देखो तो एनसीईआरटी में जो फिगर्स दे रखे हैं वही इंपॉर्टेंट है, अगर उसको ही अच्छे से तुम कर लो तो फिर इस लाइनों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसमें जो कैथोड है कार्बन रॉड है वो कैथोड है। ठीक है, एनोड पे हम जिंक कप ले रहे हैं और बीच में जो पेस्ट भरा है उसमें या तो NH4Cl प्लस ZnCl2 ऐड होगा या पेस्ट में MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक प्लस NH4Cl का पेस्ट होगा। सो याद कर लो एनोड क्या है, कैथोड क्या है। कैथोड पे हम कार्बन रॉड यूज़ कर रहे हैं, एनोड पे जिंक का जो कप ये होता है कंटेनर वाला ये है, और पेस्ट में हम NH4Cl ZnCl2 और MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। अब देखो अगर रिएक्शन की बात करें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑब्वियसली पता ही है, तो जिंक जो है जिंक का ऑक्सीडेशन होगा Zn+2 के अंदर। कैथोड पे रिडक्शन होगा, यहाँ पे आपका MnO2 इसका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या +4 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn+3 में। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा और मैंगनीज ऑक्साइड से बन गया Mn+3 में। ठीक है, और फाइनल जो है यहाँ पे जो भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन के अंदर, जैसे तुम देखो कैथोड पे जब मेरा रिडक्शन हो रहा है तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में वो Zn+2 के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ZnNH3 होल द कॉम्प्लेक्स +2। तो जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। और जनरली जो ड्राई सेल का जो पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल, वो होता है 1.5 वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है 1.5 वोल्ट, या ये रिलेशन पूछ सकता है या एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है आपको, तो ये याद कर लो। और एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बस इसको देख लो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मरकरी सेल। देखो मरकरी सेल के अंदर पहले तो फिगर देख लेते हैं। एनोड पे हम यूज़ करते हैं जिंक अमलगम, कुछ नहीं बस फिगर ध्यान से देख लो समझ में आ जाएगा। एनोड पे हमारा जिंक अमलगम, कैथोड पे है कार्बन पेस्ट ऑफ HgO। ठीक है, और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो है KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड ZnO। रिएक्शन देख ले, देखो एनसीईआरटी का फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दे रखा है लेकिन फिगर में दे रखा है कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जिंक को और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं मरकरी ऑक्साइड को। तो ये देख लो रिड्यूसिंग एजेंट जिंक हो गया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मरकरी ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो हमको ऐसे याद करना था। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, उसका रिएक्शन देख लो, कैथोड पे ऑक्सीडेशन देख लो, और फाइनल जो ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है वो देख लो। मतलब इसको याद ही करना है आपको, क्या समझोगे। हाँ ये याद कर लो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। ठीक है, सेल पोटेंशियल जो है यहाँ पे क्या होगा 1.35 वोल्ट, यानी कि देखो या तो एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है आपको या कंपेयर करने को भी बोल सकते हैं। तो जो ड्राई सेल है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा 1.5 वोल्ट होगा, और जो हमारा मरकरी सेल है इसका वोल्टेज कम है 1.35 वोल्ट। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लाइन दे रखा है, जो कि मैं आपको बोल सकता हूँ ये पक्का आ सकता है क्वेश्चन एसर्शन रीजन क्वेश्चन में, सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। ये एसर्शन हो जाएगा, मतलब प्राइमरी सेल का सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इसका रीज़न क्या बोलोगे, रीज़न ये है कि इसमें ओवरऑल रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई आयन नहीं इन्वॉल्व है। इसके कारण से क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन चेंज नहीं होगा पूरे लाइफ टाइम में, इसीलिए सेल पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रखा है कि जो प्राइमरी सेल का सेल पोटेंशियल है पूरे लाइफ टाइम में कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सो ये हमारा रिएक्शन भी हो गया और ये जो उससे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सेकेंडरी बैटरी। देखो सेकेंडरी बैटरी के अंदर वैसा हो जो कि हम बार बार उसको चार्ज कर पाएँ। जब चार्जिंग करते हैं तो डिस्चार्जिंग के अपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग होता है। अगर कोई रिएक्शन लिख रखा है, जैसे ये रिएक्शन है तुमको लिखा हुआ है, तो अगर ये चार्जिंग का है तो डिस्चार्जिंग इसका अपोजिट में होगा। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी कहाँ यूज़ करते हैं हम, तो इन्वर्टर के अंदर यूज़ करते हैं और ऑटोमोबाइल्स जैसे कार और भी यूज़ करते हैं। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेल का रिप्रेजेंटेशन लीड स्टोरेज बैटरी का, इसको तुम देख लो। सेकेंडरी बैटरी में बस इसको दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लिए तुम अच्छे से, फ़ोन में नहीं, दिमाग में।
तो आपको कोई प्रॉब्लम इस पर नहीं होगा। देखो एनोड पे हम लीड यूज़ करते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, लीड जो है लीड सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो है 38% कॉन्सेंट्रेशन वाला H2SO4। ये दे रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे 38% सारा एनसीईआरटी दे रखा है। मैंने मतलब मेरे जो टीचर थे इन्होंने ये याद कराया था, और इससे आपको सारे फार्मूला आप या तो याद नहीं है तो आप रिएक्शन उसको ड्राइव भी कर सकते हो और एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। तो इसको मैं बोलूँगा पक्का सेकेंडरी जो सेल है उसको इस तरह से याद कर लो, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 38% कॉन्सेंट्रेशन वाला H2SO4 है, और कैथोड के ऊपर है PbO2, ये कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 पे। कैथोड पे रिडक्शन हो चाहिए, इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो रहा है +2 में। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लो, वही है यहाँ पे। अब एनोड पे रिएक्शन लिख रखा है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, Pb कन्वर्ट हो गया PbSO4 में, कैथोड पे रिडक्शन होगा, PbO2 कन्वर्ट हो गया PbSO4 में, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन जो हमारा ये है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो इससे ऑक्सीडेशन का याद कर लो, मतलब याद ही होगा, रिडक्शन का याद ही होगा, ड्राइव भी कर सकते हो। तो ऐसे करना था। अब देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑन डिस्चार्जिंग लीड स्टोरेज सेल, देखो तो यहाँ तुमको पता ही होगा कि लीड स्टोरेज सेल ये डिस्चार्ज होगा, फिर से वापस इसको चार्ज भी कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीज करता है। तो लीड स्टोरेज सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो मतलब क्या इसमें कम हो रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीज कर रहा होगा, तभी ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो जब हम चार्जिंग करेंगे लीड स्टोरेज बैटरी को तो फिर होगा क्या, लीड का फॉर्मेशन होगा और H2SO4 वापस से फॉर्म होगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखा है निकल कैडमियम सेल। देखो एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये सेकेंडरी सेल है, इसके बारे में डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हाँ ये लीड स्टोरेज बैटरी से एक्सपेंसिव होता है और इसका लाइफ जो है ये ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो लीड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा ये मतलब इसका लाइफ है, लेकिन मोर एक्सपेंसिव, इसलिए इसको हम कम यूज़ करते हैं। इसका वर्किंग हमको नहीं पढ़ना है, सिंपल ओवरऑल रिएक्शन जो है डिस्चार्जिंग का, ये इंपॉर्टेंट है किसका है, तो डिस्चार्जिंग का रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में, हमको इसको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यूल सेल। देखो फ्यूल सेल जो है एक टाइप का गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल ऐसा गैल्वेनिक सेल जो कि ऐसे उसको डिजाइन किए हैं जो कन्वर्ट कर पाए एनर्जी ऑफ कम्बसन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल, यानी कि जैसे मतलब एनर्जी ऑफ कम्बसन, हम किसी भी फ्यूल का कम्बसन कर रहे हैं उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे गैल्वेनिक सेल को हम फ्यूल सेल बोलेंगे। यानी कि फ्यूल सेल एक टाइप का गैल्वेनिक सेल ही हुआ, ठीक है, जो कि कम्बसन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर इसका हम बस डायग्राम देख ले, कुछ नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। इस फिगर में सब कुछ दे रखा है। देखो ये गैल्वेनिक सेल है, तो एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। एनोड पे हम पास करा रहे हैं हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे हम पास करा रहे हैं O2 गैस, और यहाँ पे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जनरली हम NaOH लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होगा H2O का, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ किए थे अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इस फ्यूल सेल का यूज़ किया गया था, और इसके जो वाटर ये फॉर्मेशन हो रहा है वाटर वेपर का, इसको हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ किए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रेफरेंस के लिए दे रखा है। अब देखो कैटलिस्ट का हम यूज़ करें, जैसे कि फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम मेटल को अगर हम यूज़ करें इलेक्ट्रोड पे, तो इसका इफिशियंसी जो है इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, देखो ये कैथोड है, कैथोड पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ इसका रिडक्शन होगा। एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और फाइनल रिएक्शन जो है हमारा ओवरऑल ये बनेगा H2 + O2, H2 आया एनोड से, O2 आया कैथोड से, और फाइनल रिएक्शन H2O का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विथ इफिशियंसी ऑफ 70%। जो हम फ्यूल सेल पर हैं इसका इफिशियंसी क्या है, 70% है, ठीक है। और जो थर्मल प्लांट का इफिशियंसी होता है वो होता है 40%। इसीलिए हम इतना इन्वेंशन कर रहे हैं कि मेरा जो इफिशियंसी है वो बढ़ पाए, ज़्यादा हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में फ्यूल्स ना बर्न हो, ठीक है। इसीलिए हम 70% वाले बना रहे हैं। सेल का इफिशियंसी कैसे फाइंड करते हैं, एनसीईआरटी दे नहीं रखा है, लेकिन इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दे रखा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल का इफिशियंसी फाइंड करते हैं कि कोई भी सेल कितना इफिशियंट है, गिब्स एनर्जी अपॉन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। गिब्स एनर्जी कैसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन होगा यूजफुल वर्क या गिब्स एनर्जी नाम से, तो गिब्स एनर्जी अपॉन इंथैल्पी करेंगे तो हमारा सेल इफिशियंसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि देखो जो न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल बेटर कैटलिस्ट, और मतलब कैसे हम किसी भी सेल का फ्यूल इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम उसके इलेक्ट्रोड के मटेरियल चेंज कर दें, बेटर कैटलिस्ट यूज़ करें या इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें, तो मेरा सेल का इफिशियंसी बढ़ सकता है।
सिंपल सी बात है। और ये जो फ्यूल सेल होते हैं ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं, इसीलिए इसको हम अपोलो स्पेस प्रोग्राम तक ले गए थे। बहुत ज़्यादा इफिशियंट भी है और पॉल्यूशन फ्री भी है हमारा फ्यूल सेल। सो याद रखना। देखो लास्ट टॉपिक जो है कोरोजन है। देखो कोरोजन जो है डिफरेंट मेटल्स में डिफरेंट नाम है। ये मत समझना कि हाँ कोरोजन जो है रस्टिंग ऑफ आयरन को कोरोजन बोलते हैं। मतलब कोरोजन के अगर आयरन में हो रहा है उसको रस्टिंग बोलेंगे, सिल्वर में हो रहा है तो ट्रेनेसिंग ऑफ सिल्वर बोलेंगे, अगर कॉपर में ब्रोंज है तो उसमें ग्रीन कोटिंग बोलेंगे। तो मेटल के साथ इसका नाम भी चेंज होता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि रस्टिंग बोलेंगे तो कोरोजन है, ठीक है। आयरन के लिए रस्टिंग यूज़ करते हैं बस। देखो एनसीईआरटी में जो ये फिगर दे रखा है बस इसको तुम अच्छे समझ लो तो सारी रोस्टिंग को तो समझ लोगे। पहला समझ रहा है कि देखो ये कोई मेटल है, आयरन दे एग्जांपल में दे रखा है आयरन मेटल है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो सबसे पहले हुआ। कैसे हुआ? तो Fe प्लस जो Fe है हमारा आयरन जो था उसमें रोस्टिंग होना शुरू हुआ और ये Fe कन्वर्ट हो गया Fe+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपने मेटल सरफेस पे और Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो O2 जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, H+ के साथ कंबाइन करेगा और फॉर्मेशन करेगा H2O का, ठीक है। तो O2 ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, H+ दोनों कंबाइन होकर फॉर्म हो गया मेरा H2O, ठीक है। अब देखो होता ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन हुआ था Fe+2 का फॉर्मेशन होता है फेरस आयन का, ये यहीं पे नहीं रुकता है, एटमॉस्फेयर में और भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे ना, तो ये Fe+2 ऑक्सीजन से कंबाइन होकर फॉर्म हो जाएगा मेरा Fe2O3, यानी कि ये हो गया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो गया और ये बनेगा फेरिक आयन का फॉर्मेशन होगा। कुछ नहीं है, सिंपल आयरन था पहले कन्वर्ट हो गया Fe+2 में फेरस आयन में, फेरस आयन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। ये मेरा था ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रिडक्शन में क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है H+ आयन के साथ कंबाइन होगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा और दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो तो मेरा यहाँ पे ये एनोड पे रिएक्शन हुआ था, ये कैथोड पे, और ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही है कोरोजन, कुछ नहीं। अब एनसीईआरटी में सब इसी लाइन को लाइन में दे रखा है, अब बस इसको समझ लो, इस फिगर को अच्छे से इसको सेव कर लो, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड। वही बात हो रहा है कि यहाँ पे आयरन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना आयन फॉर्म किया, फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो जो यहाँ पे मेरे फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ और भी यहाँ पे जितने भी H2O हैं इनसे कंबाइन करके लास्ट में मेरा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बेसिक से बात हुई कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। पहला मेथड है कि कवरिंग ऑफ सरफेस बाय पेंट कर दो उसको तो कोरोजन रुक जाएगा, या कुछ केमिकल्स यूज़ करो जैसे कि बिसफिनॉल, इसको यूज़ करने से रोस्टिंग नहीं होता है। कवर द सरफेस बाय अदर मेटल, जो लो रिएक्टिव मेटल है जैसे कि टीन हो गया, जिंक हो गया, इसका अगर यूज़ करें तो भी मेरा कोरोजन रुक जाएगा। या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज़ करें, उस पर प्लेटिंग कर दें मैग्नीशियम का, जिंक का, तभी कोरोजन रुक जाएगा। तो ये 3-4 मेथड दे रखे हैं कि कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे है। तो ऐसे हमारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। और सो थैंक्स अ लॉट पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब